हम सब जोया को नया मकान बनने की मुबारकबाद देने उसके घर गए थे। 2 कमरों पर मुश्तमिल सादा सा घर हाल ही में फहीम ने बनवाया था। जोया जब शादी होकर इस घर में आई थी तो बिल्कुल सीधा ईंटों की छत वाला मकान था। 12 साल जैसे तैसे करके जोया ने इस घर में गुजारे। अब जब फहीम के हाथ में पैसा आया तो उसने इसको नए सिरे से तामीर करवाया था। मैंने जो बात नोट की वो हैरत अंगेज थी। काशी मुझे खुश नज़र नहीं आ रही थी, वो अजीब अजीब सी बातें कर रही थी। सीमा मेरे लिए दुआ करना, मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मुझे बड़ा धचका लगा। जोया ने बात सुनकर कहा, जोया तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? ऐसी दुआ मुंह से निकालने से पहले कुछ अपने बच्चों के बारे में सोच लो। खबरदार जो ऐसी बात कही। सीमा तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि मैं कैसी दर्द भरी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मुझे इन दर्दों से निजात मिले, अल्लाह मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी दे। मैं तंग आ गई हूँ ऐसी ज़िंदगी से। जो दिल है ना, उसने अपने हाथ सीने के बाएं तरफ रख कर कहा, बड़ा दर्द है यहाँ, दर्द के बोझ तले दब गया है। अब ये ख़त्म ही होने वाला है, अब मुझे फिर निजात मिल जाएगी। और दूसरों को खुशियाँ ये कहते ही वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और हंसते हंसते उसकी आंखों से आंसू भी निकले। वो अपनी उंगलियों के पोरों से आंसू पूछकर कहने लगे, ये आंसू नहीं है सीमा, मेरे अरमानों का खून है जो आंसू की शक्ल में बह रहा है। कैसा दर्द था उसकी आंखों में, मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। सीमा ये घर मेरे लिए नहीं बना, ना ही इसे मेरे लिए बनाया गया था। ये तो बस वो फिर खामोश हो गई। मेरी ज़िंदगी के अब थोड़े ही दिन बाकी हैं। सच कहा था जोया ने, उसकी ज़िंदगी के बस थोड़े ही दिन बाकी थे। वो चंद दिनों में इतनी बीमार हुई कि उसे अस्पताल में एडमिट किया गया। उसे कैंसर हो गया, मगर जब उसके टेस्ट वगैरह हुए बहुत देर हो गई थी। बीमारी अपनी आखिरी स्टेज पर थी। वो चंद हफ्तों में ही अपने तमाम दुखों से निजात पा गई। अपने बच्चों को बिलखता छोड़कर वो अपनी आखिरी सफ़र पर रवाना हो गई। पता नहीं कैसा दुख था जो उसने अपने अंदर रखा हुआ था। जोया की मौत का 21वां दिन था कि फातिमा फूफू की ज़ुबानी यही मालूम हुआ कि फ़हीम शादी करना चाहता है, और वो भी जोबी से। ये बात सुनकर मैं शुश्तर रह गई। पूरे खानदान में बातें हो रही थी कि कैसा शोर है। बीवी के 40वें तक भी सब्र न कर सका और शादी की ख्वाहिश भी की तो अपने साली से। यही गांव में बेचारी जोया को भी खा गया। लोग इस तरह तरह की बातें कर रहे थे, मगर हकीकत क्या थी किसी को मालूम। कोई जोबी की तारीफें कर रहा था कि कितनी बड़ी कुर्बानी दे रही है। जोबी इतना अच्छा घर और जवान मंगेतर छोड़कर बहन बहन के बच्चों की खातिर अपनी बहनों ही से शादी कर रही है। यही बात जब मैंने जोबी की बड़ी भाभी से की तो वो कहने लगी, कोई कुर्बानी नहीं दे रहा जो भी, बल्कि अपनी बहन जोया को कुर्बान किया है। इस बदवक्त ने उसका दर्द व गम जोया को खा गया। उसने सिर्फ मुझे अपनी दुखी दास्तान सुनाई थी। अपने दिल का बोझ वो मुझे बताकर हल्का करती थी। फिर जोया की भाभी ने मुझे जोया के बारे में एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं जब रुखसत होकर फ़हीम के घर आई तो अपने साथ बहुत से ख्वाब आंखों में सजा कर आई थी। हर लड़के की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरा अपना घर हो जिस पर सिर्फ और सिर्फ मेरी हुकूमत हो, जान निशावर करने वाला शोहर हो जो मेरी हर ख्वाहिश आंखें बंद करके पूरी करे, जो मुझे नगरी घुमाए, मुझ पर कोई रोक टोक ना हो। मेरे सारे ख्वाब पूरे हुए, मगर सिर्फ थोड़े अरसे के लिए। जब वो मुझे आसमान से ज़मीन पर पटका गया तो मैं रेजा रेजा हो गई। शादी के शुरू में फ़हीम मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता था। वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता, बाहर घुमाने फिराने के लिए ले जाता। खाना भी अक्सर बाहर ही खाते। मेरी सास हमारे घर में जो खाना पकाती मैं खाती नहीं थी। कहती ऐसा बदमज़ा खाना मैं नहीं खा सकती। फिर वहीं मुझे बाहर खाना खिलाने के लिए ले जाता या बाहर से ही खाना ले आता। मेरी सास बहुत अच्छी आदतों की मालिक थी, मगर फिर भी मुझे उनसे खुदा वास्ते का बैर हो गया था। घर में हम सिर्फ 3 फर्द थे। एक ननद थी, वो भी शादीशुदा थी। मेरी सास मुझ पर रोक टोक भी न करती थी, फिर भी मैं इन्हें जिद करती। उनका वजूद मुझे खटकता था। मेरी ख्वाहिश थी कि वो जहाँ से चली जाए, उस घर पर सिर्फ मेरी हुक्मरानी हो। मैंने इन्हें तंग किया। फ़हीम को भी उनके बारे में उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाई और वो भी अपनी माँ से तंग आ गए। फिर आखिर में मैं कामयाब हो गई। मेरी सास मुझे बददुआएं देती हुई अपनी बेटी के घर चली गई, हमेशा हमेशा के लिए। और यहीं से मेरी बदबख्ती का आगाज़ हुआ। मेरी सास मेरी जन्नत थी, जिसे मैंने अपनी कम अक्ली की वजह से खो दिया और अपने घर को दोज़ख बना लिया। बुजुर्ग हमारे सरों पर घने साए की तरह होते हैं जो हमें तकलीफ और मुसीबत से बचाते हैं। मैं उम्मीद से थी, डिलीवरी के दिन करीब था। फ़हीम ने मुझे मेरे मेके भेज दिया। वहाँ मेरी गोद भराई की रस्म हुई। मेरी सास भी आई। मेरे ख़राब रवैये के बावजूद मुझे ढेरों दुआएं दी। वो दिन भी आ पहुँचा जब मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। हम सब बहुत खुश थे। मेरी सास भी पोती को देखने आई। मैं कुछ दिन मेके रही, फिर फ़हीम के कहने पर अपने घर आ गए। मेरी अम्मी ने मेरी बहन जोबिया को मेरे साथ भेज दिया, क्योंकि छोटी बच्ची के साथ काम काज में मुश्किल होती है। जोबी मेरा भी ख्याल
रखती, मेरी बेटी शमीज़ा के कपड़े वगैरह धोती और घर के छोटे बड़े काम भी करती। मुझे मालूम ही ना था कि मैंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। ज़ोबिया 16 साल की थी, जो उम्र नौखेज़ कली से गुलाब बनने की उम्र होती है। उस उम्र में आम से आम लड़की भी बहार की तरह लगती है। ज़ोबिया तो फिर भी हसीन थी। ज़ोबिया को दुल्हन की तरह बनने संवरने का बहुत शौक था और वो अक्सर मेरे जहेज़ के कपड़े पहनती और बन संवर कर आईने के सामने खड़ी रहती और खुद को देखती रहती। मेरे परांदे बालों में डालती। मैं उसे मना नहीं करती थी कि वो बुरा ना मान जाए, बच्ची है, अपने शौक पूरे कर रही है। मेरी सोच बस यही थी कि मुझे क्या पता था कि वो क्या गुल खिला रही है। मेरी मौजूदगी में वो फ़हीम से हंस कर मजाक करती और उससे बातें करती, मगर पता नहीं कब शैतान ने उन दोनों को अपने शिकंजे में जकड़ लिया। वो दोनों से शैतानी खेल में मसरूफ़ हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब अम्मी उसे लेने आई, वो उदास थी और अम्मी के साथ चली गई। फिर वो हफ्ते में 1 या 2 दिन के लिए आ जाती। मैं फिर उम्मीद से हुई तो फ़हीम ने मुझे ज़ोबिया को बुलाने के लिए कहा कि वो यहाँ होगी तो तुम्हारा भी ख्याल करेगी और शमीज़ा का भी। तुम प्रेग्नेंट हो, घर के काम वगैरह करके थक जाती हो। मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, वो तुम्हारी बहन है। फिर मैंने ज़ोबी को बुला लिया, मगर अब उनकी हद से बड़ी हुई बेतकल्फ़ी मुझे समझ आ गई थी। मैंने फ़हीम से बात कही तो वो सिरे से ही मुकर गया। कहने लगा, तुम हम पर बिला वजह शक कर रही हो, तुम्हें अपनी बहन पर भरोसा नहीं, तुम शकी मिजाज औरत हो। फिर जब मैंने ज़ोबी को वापस भेजने का फैसला किया तो बड़कुटा कहने लगा, ज़ोबी यहीं रहेगी जब तक तुम बच्चा पैदा नहीं कर लेती। मैंने कहा कि मैं अपने काम खुद ही कर लूँगी, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। दूसरे ही दिन मैंने अपने भाई को बुलाकर ज़ोबी को वापस भेज दिया। वो जाने पर रजामंद न थी और बहुत अफसरदा होकर गई। उसके जाते ही फ़हीम का रवैया मेरे साथ बहुत ख़राब हो गया। 1 हफ्ता ज़ोबी के बगैर उसने जैसे तैसे गुजारा। फिर उसने मुझे ज़बरदस्ती ज़ोबी को फ़ोन करके बुलाने का कहा। मैंने इनकार किया तो वो मुझे मारने लगा। मेरी हालत उसकी मार बर्दाश्त करने के काबिल न थी, इसलिए नहायत मजबूरी में मैंने ज़ोबी को बुला लिया। वो यहाँ आकर बहुत खुश थी और फ़हीम भी उसके आने पर बहुत खुश था। ना खुश अगर कोई थी तो सिर्फ मैं थी। अब भी ज़ोबी दुल्हन की तरह तैयार होकर कमरे में बैठी रहती और मेरा शोहर सारी रात उसके साथ गुजारता, जबकि मैं अकेली अपने कमरे में जलती बुनती रहती। मेरा रवैया ज़ोबी के साथ अच्छा न था, फिर भी वो बेगैरत बनकर मेरे घर में रह रही थी। अब तो सब कुछ खुली किताब की तरह मेरे सामने था। मैंने फ़हीम से कहा कि मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम मेरी बहन के साथ इतने बेतकल्लफ क्यों हो? जैसे मैं तुम्हारी बीवी नहीं बल्कि वो तुम्हारी बीवी हो। मैं पागल हो रही थी। फ़हीम ने सर्द आ भर कर कहा, काश ऐसा होता तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझता। उसके जवाब पर मैं आग बबूला हो गई। मैंने कहा, फ़हीम, अब मैं तुम दोनों की रंग रलियां बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने जवाब दिया, मैं ज़ोबी से मोहब्बत करता हूँ। अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें तलाक भी दे सकता हूँ। वैसे भी अगर तुमने हमें बदनाम करने की कोशिश की तो क्या तुम्हारी बीमार माँ ये सदमा बर्दाश्त कर लेगी? ना वो तुम पर तलाक का दब्बा बर्दाश्त करेगी, ना ही ज़ोबी की रुसवाई। वो ये कहकर मकरूह हंसी हंसता हुआ घर से बाहर निकल गया। मैंने ज़ोबी को बहुत समझाया, लेकिन वो उसके इश्क में गिरफ्तार हो चुकी थी। दोस्तों, ये थी कहानी मेरी और मेरी बहन की, इसलिए कभी भी अपनों पर भी एतबार मत कीजिएगा।